नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में इस बार हम बात करेंगे जेएनयू के घटनाक्रम और उनका मीडिया कवरेज। सप्ताह भर से जेएनयू देश की सबसे बड़ी खबर बना हुआ है। कुछ समय पहले हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय था। यहाँ चर्चा के केंद्र में छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी है, तो वहाँ रोहित वेमुला की आत्महत्या थी। दोनों मामलों में कुछ अद्भुत समानताएं हैं। देशद्रोह के आरोप के साथ कन्हैया को जेल भेजा गया। राष्ट्र विरोधी का आरोप रोहित पर भी लगा था। उन्हें विश्वविद्यालय परिसर से बाहर किया गया था। अंततः उन्होंने आत्महत्या की। जेएनयू मामले में भी एक राजनेता ने थाने में एफआईआर की। रोहित के मामले में भी उसी दल के एक बड़े राजनेता ने चिट्ठी लिखी, अभियान चलाया। नतीजतन कुछ दिनों बाद वेमुला सहित कुछ दलित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई। देश के दोनों विख्यात विश्वविद्यालय अब भी शांत और सहज नहीं है। हैदराबाद और अब जेएनयू, इन विवादों के राजनीतिक पहलुओं पर देश भर में काफी चर्चा हो चुकी है और अब भी जारी है। लेकिन मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम जेएनयू विवाद और उससे जुड़े अन्य घटनाक्रमों के सिर्फ मीडिया कवरेज पर अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे। चर्चा में भाग ले रहे हैं आज 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक संपादक द कारवान हरतोष सिंह बल। हमारे साथ हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार पंकज श्रीवास्तव। जगदीश उपासने साहब हमारे साथ हैं, जो इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर रह चुके हैं और इन दिनों 5 जन्य और द ऑर्गेनाइजर अखबार समूहों के प्रधान संपादक हैं। साथ में पुरुषोत्तम अग्रवाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लंबे समय तक पढ़ा चुके हैं और देश के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत पंकज हम आपसे करते हैं, आप टेलीविज़न के आदमी हैं। हम ओवरऑल अगर मीडिया कवरेज का एक जानकारी आपसे मांगें अपने दर्शकों के लिए, कैसा मीडिया कवरेज जेएनयू का हुआ है? ये बड़ा वेग है, स्पेसिफिक आप हमें अगर बताएं, क्योंकि अगर देखते हैं कि जेएनयू के पूरे प्रकरण की शुरुआत ही मानो मीडिया कवरेज से होती है। कुछ चैनलों ने कुछ फुटेज सामने लाए, कुछ चैनलों ने कुछ कहानी बताई, वो कितनी सच थी कितनी गलत थी, लेकिन उनको भरपूर दिखाया गया और उसके साथ ही राजनीतिक उफान पूरे देश में, खासकर दिल्ली में पैदा हो गया, हलचल सी मच गई। तो कैसे आप देखते हैं उस मीडिया कवरेज को, खासकर जो स्थितियां जेएनयू में बनी उनके और शुरुआती दौर का जो कुछ चैनलों का कवरेज था? देखिए, पहली बात तो एक बात बहुत साफ है कि जो भी हमारे टेलीविज़न चैनल हैं, या तो वो यूनिवर्सिटी और जेएनयू टाइप यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच किस तरह से वाद विवाद संवाद होता है, या तो उसके बारे में कुछ जानते नहीं, या फिर उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसा बनाने मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जिससे पूरे देश में उत्तेजना फैले। एक बात बहुत साफ है, जिस दिन की ये घटना है वहाँ एक टेलीविज़न चैनल पहले से था। एबीवीपी लगातार वहाँ पर एक माहौल बनाए हुए था और कह रहा था कि ये आयोजन हम नहीं होने देंगे, जिसको 15 मिनट पहले जिसकी वापस ली गई अनुमति। और उस दिन एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें कि अंधेरे में कुछ लोग देश विरोधी नारे लगा रहे थे, जिसका किसी ने अब तक समर्थन नहीं किया। किसी भी दल ने, किसी भी छात्र संगठन ने, यह भी नहीं पता है कि किसने वो दरअसल नारे लगाए थे। लेकिन हुआ क्या कि सीधे सीधे मीडिया ने कन्हैया कुमार को, जो वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उनको पॉइंट आउट किया और ये बताया कि इनके नेतृत्व में सारे नारे लगाए जा रहे थे। और मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं, बहुत स्पष्ट है ये कि एक डिज़ाइन था, क्योंकि ऐसे वीडियो सामने आ गए हैं जिसमें कन्हैया कुमार जहां पर नारे लगा रहे हैं आज़ादी का, वो दूसरा नारा था जो छात्र संगठनों में लगते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी, सामंतवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, साम्राज्यवाद से आज़ादी। और इन्होंने क्या किया कि उस वीडियो का ऑडियो जो वहां पर दूसरी जगह अंधेरे में कुछ लोग लगा रहे थे रुमाल मुंह पे डाल के, उस ऑडियो को उठाया और वहां पर चेपा है, उसको एडिट किया है बाकायदा कुछ चैनलों ने और उसको चलाया है, ये साबित करने के लिए कन्हैया कुमार दरअसल देश विरोधी इस पूरे उसको बढ़ा रहे थे। और मेरा साफ कहना है कि ये अपराध है, ये जानबूझकर किया गया अपराध है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जगदीश उपासने, आप स्वयं मैगजीन एडिट कर चुके हैं और आज भी आप कुछ प्रमुख देश के अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, उनको एडिट कर रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि पत्रकारिता में हम बात करते हैं निष्पक्षता की, हम ये भी बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन अनवेरीफाइड वीडियोज़ को देश के बड़े कुछ चैनल चला रहे हों अनवेरीफाइड, और बाद में पता चलता है कन्फ्लिक्टिंग वीडियोज अभी आ रहे हैं, जिसने पर्दाफाश किया है उन वीडियोस के गलत होने का, हम उसको भी नहीं कह रहे हैं कि वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब तक पूरी छानबीन नहीं हो जाती
तब तक अनवेरीफाइड वीडियोस को चला करके और जिस तरह का माहौल बना है पूरे प्रसंग को आप, क्योंकि जेएनयू ऐसा लगा कि जेएनयू भारत का एक विख्यात विश्वविद्यालय ना हो बल्कि देशद्रोहियों का एक बड़ा आरामगाह बन गया हो या एक बड़ा अड्डा बन गया हो। ये जो पेंट हुई है पिक्चर, क्योंकि ट्रेनों में चलते हुए लोग फोन करते हैं कि हम जेएनयू जैसे दिख रहे हैं, लोगों ने पूछा जेएनयू के हो और गालियां देनी शुरू कर दी। तो ये जो सिलसिला इस देश में कायम हुआ है, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे कैसे देखते हैं? देखिए, जो मीडिया में जो बदलाव आया है, ये जो बदलाव है यानी सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग, सब्जेक्टिव न्यूज़ राइटिंग, सब्जेक्टिव एडिटिंग, और बल्कि मैं उससे भी आगे जाकर कहूँगा कि सब्जेक्टिव प्लानिंग, एडिटोरियल कंटेंट की प्लानिंग भी सब्जेक्टिव होने लगी है। और इसकी वजह यह है कि जो टेक्नोलॉजी से जो सोशल मीडिया आया, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट शुरू हुई है, जिस पर कि जो कंटेंट आ रहा है वो अनियंत्रित है, अनएडिटेड है, स्वच्छंद है और हज़ारों बार कंट्रोवर्शियल भी है। उससे आपको उससे कम्पीट करना है। मेन स्ट्रीम मीडिया के पास और कोई उपाय नहीं। अगर वो ऑब्जेक्टिविटी को पकड़े रहता है, जो हमने इतने वर्षों में ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट ने पढ़ा है कि खबरें इस तरह से दी जानी चाहिए और सत्य के अलावा कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, आपके विचार आपके एडिटोरियल में होने चाहिए, उसमें नहीं होने चाहिए, ये जो नज़रिया लगातार बदलता गया है, इसने इस मीडिया में ये हालत पैदा कर दी है कि आपको रिपोर्टिंग में भी खेमेबंदी नज़र आती है और फिर उस खेमेबंदी में किसी सीमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जो लोग इस तरफ हैं या जो लोग उस तरफ हैं, उनमें से किसी एक को दोष देना मुझे लगता है ये अन्याय होगा और पूरी स्थिति की हम ठीक से समीक्षा नहीं कर पाएंगे। ये मीडिया की बीमारी है और ये मीडिया की बीमारी मीडिया को ठीक करनी होगी। अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको ठीक नहीं किया तो ये जान लीजिए कि कोई भी खबर, कोई भी झूठ 3 मिनट से ज़्यादा छुपा नहीं रह सकता। लेकिन सवाल इस बात का है हरतोष बल कि ये बात बिल्कुल सही है कि इधर की बात या उधर दोनों खेमे जो हैं, अगर कोई खेमेबाजी है तो, लेकिन कहीं न्यूज़ की खेमेबाजी भी तो होनी चाहिए जो सिर्फ खबर की हो, जो सिर्फ उन खबरों के आधार पर सही विश्लेषण की हो, जो हमारी एक गौरवशाली परंपरा रही है पत्रकारिता की और आज भी जिंदा है वो। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जो शुरुआत हुई है पूरे इस घटनाक्रम की, मेरे पास उस दिन की अखबार की कटिंग सारी हैं और मैं आपको बताऊं कि जब मंगलवार को कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर प्लान करते हैं कल्चरल इवेंट के नाम पर कुछ चीज़ों की, जिसको बाद में ऑल ऑफ सडन कैंसिल कर दिया जाता है उनकी परमिशन। तो उस दिन फ्री कश्मीर स्लोगन लगता है, एंटी इंडिया स्लोगन लगता है, ये एक वीडियो आता है। फिर इसके बाद प्रोटेस्ट कंटिन्यू होता है और एबीवीपी की तरफ से दोनों और उस खेमे की तरफ से काफ़ी एक टकराव का माहौल बनता है। इसी बीच में एक पार्टी का नेता एफआईआर करा देते हैं। इसके बाद तुरंत छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो जाती है और मीडिया, खासकर हिंदी के बड़े चैनल और एक अंग्रेजी का बड़ा चैनल जो देश का बड़ा प्रकाशन समूह भी है, बहुत सारे उसके पास बहुत सारे अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, इत्यादि इत्यादि हैं, ये लगातार एक तरफा चीज़ें दिखा रहे हैं और लगातार वही वीडियो चल रहा है जिस वीडियो के बारे में अब जो तस्वीर सामने आई है कि वो या तो फर्जी है और अगर फर्जी पूरी तरह नहीं है तो उसमें कोई घालमेल हुआ है। अगर ये जो जगदीश जी बता रहे हैं कि भाई हमें इससे बचना चाहिए तो वो बचें कैसे? देखिए, 2-4 चीज़ें हैं कि ये टीआरपी की लड़ाई चल रही है, कुछ मीडिया के अपने पर्सनल विश्वास हैं और मैं चैनल्स की मैं नाम लेके बात करूं तो ज़रा साफ रहेगा। इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं, टाइम्स नाउ की बात कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे हैं। देखिए, अर्नब गोस्वामी ने एक नेशनलिज्म की जो चद्दर ओढ़ी हुई है, ये बहुत पहले से ओढ़ी हुई है। कोई भी इवेंट होता है उस पर नेशनलिज्म की बात करना चाहता है तो अर्नब सबसे आगे होएगा, शोर काफ़ी होएगा। पर दिक्कत क्या है? ये हादसा हुआ, इसके बारे खबर आई, खबर क्या है, सच है या नहीं है, उसके पहले ही अर्नब ने अपना स्टांस डिसाइड कर लिया था कि मैंने तो नेशनलिज्म की लड़ाई लड़नी है। वीडियो आपके चैनल में आके चलाया जा रहा है, संबित पात्रा बैठा हुआ है बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, वो स्क्रीन पे आप वीडियो दिखा रहे हैं। शायद आप ये भी कह दें कि हम इसकी ऑथेंटिसिटी गारंटी नहीं कर सकते, पर उसका क्या मायना है? आपने पूरे देश को वो वीडियो दिखा दिया है। यहां पे गलती है। ये एक हमारी तरफ से एक मीडिया एथिक्स की कोई लिमिट होनी चाहिए, ये टॉलरेट नहीं हो सकता है। वो वीडियो आप अगर उसे ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो आप उसे कैसे चला रहे हैं? चाहे संबित पात्रा हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, वहां पे रोक होनी चाहिए।
एक कोई मीडिया रेगुलेशन होनी चाहिए कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं। उसके बाद आपको 5 दिन के बाद पता चलता है कि आपने ये नुकसान कर दिया है। कोई जवान लड़के हैं जिनका करियर स्टेक पे है, उससे ज्यादा कुछ स्टेक पे है। उन्हें पूरे आपने देश आपने हाफिज सईद का दोस्त साबित करने की कोशिश की। वो एक और कमाल है, चैनल चैनल ब्रेकिंग न्यूज दे रही है, इंडिया टुडे, जो बाद में डॉक्टर वीडियो की बात कर रही है, वो ब्रेकिंग न्यूज दे रही है कि हाफिज सईद से जुड़ा हुआ है ये जी। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है उसे उसको पाकिस्तान भेज दिया। तो ये उन लड़के हैं, पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट्स की गर्मी है, इसको एक नेशनल इशू, एंटी नेशनलिज्म का धब्बा लगा के, और जैसे पंकज जी कह रहे थे साजिश तो है, क्योंकि आप लार्जर माहौल देखिए, और मीडिया न्यूज़पेपर्स में अब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, टेलीविजन चैनल में अभी तक पूरी तरह नहीं हो रहा है कि कॉन्टेक्स्ट है। आपने रोहित की बात की, आपने जेएनयू की बात की, नेशनल लेवल पे देखिए सरकार की खामियां सामने आ रही हैं। तो आज सूट करता है रूलिंग पार्टी और एबीवीपी को कि हम नेशनलिज्म का ढांचा लेके, तभी तो आज झंडा फहरा रहे हैं। 2 साल तक कैंपसेस में झंडे फहराने की जरूरत नहीं है, इस कंट्रोवर्सी के बीच में आपको झंडा फहराना पड़ रहा है। मीडिया में कवरेज आ रही है, उसकी भी क्रिटिसिज्म हो रही है, पर आपको वो अखबारों में ज्यादा क्रिटिसिज्म दिखेगी। जो झंडा फहराने वाले हैं, जो चैनल झंडा फहरा रही हैं, जिनको झंडा से मतलब नहीं है, मतलब टीआरपी से है, वो तो लगे हुए हैं अभी उस कोशिश में। पुरुषोत्तम, आप कैसे देखते हैं? हमारे 3 वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकार हैं अपने अपने क्षेत्र के, इन्होंने अपनी बात कही। आप एक एकेडमिशियन हैं, आप एक ऑथर हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रसंग को? क्योंकि जेएनयू के आप जेएनयू की संस्कृति को जानते हैं, जेएनयू के इतिहास को जानते हैं, स्वयं जेएनयू में पढ़ा चुके हैं। जिस तरह का मीडिया कवरेज हुआ है, जेएनयू कैसे देखता है उसे? देखिए, जेएनयू कैसे देखता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक नागरिक के तौर पर और एक लेखक के तौर पर मैं 2-1 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हरतोष की बात से अपनी 100% सहमति जताना चाहता हूँ कि अब मीठी मीठी बातें करने का और बिना नाम लिए बात करने का समय चला गया। ये बेहद ज़रूरी है कि अब मीडिया की एथिक्स केवल एक अमूर्त धारणा ना रहे, बल्कि उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स किए जाएं। और ये ज़रूरी किस लिए है, इस पर मैं उर्मिलेश जी 1 मिनट लूँगा आपका। देखिए, कहावत है और इससे कई बार बहुत सारे लोग संतोष अपने प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। मैं अपने एक लेखक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर अनुभव से जानता हूं कि झूठ के पाँव नहीं होते, उसके पंख होते हैं और वो बहुत तेज़ी से उड़ता है। और जब वो नुकसान कर चुका होता है, जहर की बारिश कर चुका होता है, तब आप उसे रोकें, तब तक नुकसान हो चुका होता है। बात की गई लड़कों के भविष्य की ही बात नहीं है, केवल बात यह है कि आपने एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को, जिसमें 8000 विद्यार्थी हैं, और मैं दावे से कह सकता हूं क्योंकि जेएनयू से संबंध मेरा अभी भी है, उनमें से देशद्रोही कहे जा सकने वाले 8 भी ना होंगे। ये अलग बहस है कि कौन देशद्रोही और किस आधार पर देशद्रोही। एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में आपने हाल ये कर दिया कि जैसा आप कह रहे हैं कि लोग लिख रहे हैं कि ट्रेन में चलते समय लोग टोकने लगे हैं जेएनयू का होने पर। ये स्थिति आप क्रिएट कर रहे हैं, आप एक भीड़ का उन्माद उत्पन्न कर रहे हैं। आप इस बात को नहीं समझते, भस्मासुर की कथा कोई मार्क्स और मैकाले की मानव संतानों ने नहीं रची है। भस्मासुर की कथा भागवत में है, और भस्मासुर को जो आशीर्वाद देते हैं, अंततः भस्मासुर से उन्हीं को खतरा हो जाता है। भीड़ के जस्टिस को जस्टिफाई करना। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं उर्मिलेश, ये बहुत खतरनाक है, मीडिया का ये रोल बेहद खतरनाक है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, और ये खास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक बड़े सेक्शन का, क्योंकि मीडिया में बिल्कुल से मीडिया के एक सेक्शन का, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी एक विशेषता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशेषता यह है कि उसे 24 घंटे खबर के नाम पे कुछ दिखाना है। और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे चैनल्स दोपहर में कृपा के कार्यक्रम दिखाते हैं खबर के नाम पर। बहुत सारे चैनल जो हैं वो सास बहू के झगड़े और फिल्मी प्रेमी प्रेमिकाओं के ब्रेकअप और रोमांस दिखाते हैं खबर के नाम पर। तो 24 घंटे खबर दिखानी है, टीआरपी के झगड़े करने हैं। और इस प्रक्रिया में जो सबसे भयानक चीज हो रही है और मिलेश, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ हिस्से खबर दिखा नहीं रहे, वो खबर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, वो अपनी मनमर्जी की रियलिटी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसका नुकसान हो जाता है। और उसके बाद वो सब एक दूसरे को उपदेश देने लगते हैं। अब एक सज्जन डॉक्टर्ड वीडियो की बात कर रहे हैं, यही सज्जन थे जो कुछ दिन पहले निहायत भ्रष्ट अंग्रेजी में लिखी गई एक चिट्ठी को नेहरू द्वारा सुभाष बोस के खिलाफ लिखी गई एटली की चिट्ठी, एटली को लिखी गई चिट्ठी बता रहे थे, और उसे भूकंपकारी खबर कह रहे थे, जो फर्जी, जो अंततः फर्जी और चूंकि मैं सोशल मीडिया पर भी निगाह रखता हूं, तो वो तमाशा सोशल मीडिया पर पिछले 2 साल से चल रहा था। और 2 साल से सोशल मीडिया पे उसकी खिल्ली उड़ रही थी, लेकिन आप एक नेशनल न्यूज चैनल पर उसे सुबह से शाम तक दिखा रहे हैं। और उर्मिलेश, खतरा जो है, बस केवल आधा मिनट और लूंगा,
मेरे एक नितांत पढ़े लिखे मित्र जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं लेकिन रोजमर्रा की पॉलिटिक्स पर इतनी कड़ी निगाह नहीं रखते, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई नेहरू ने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी है। मैंने कहा, आपको किसने बताया? पुरुषोत्तम माफ कीजिएगा, मैं उस विषय को समझता हूं और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हम भटक जाएंगे। और अभी मैं एक छोटा अंतराल लेता हूं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो हम आपसे ही हम जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में जो मीडिया कवरेज है उसके इंप्लीकेशंस क्या होने जा रहे हैं, क्या उसके खतरे हैं, क्या चुनौतियां हैं, हम इस पर बात करेंगे एक अंतराल के बाद। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मीडिया मंथन में कि किस तरह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की घटनाओं का हमारे मीडिया के बड़े हिस्से ने कवरेज किया, प्रिंट ने कैसे किया, विजुअल मीडिया ने कैसे किया और सोशल मीडिया ने क्या माहौल पैदा किया, क्या नया विमर्श कोई दिया है सोशल मीडिया ने। हम इस पर भी एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। हरतोष, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कही है पंकज ने कि भाई बहुत सारा जो सेक्शन है मीडिया का, उसमें अलग अलग सोच, अलग अलग धाराएं हो सकती हैं, लेकिन सवाल फैक्ट्स का है, सवाल तथ्य क्या है। क्या जेएनयू के बारे में वाकई बहुत भ्रांत धारणाएं हैं मीडिया के एक बड़े सेक्शन में? यह भी एक कारण है कि वो जेएनयू के पीछे जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ना, जैसे लग रहा है जैसे कोई शत्रु देश वो हो, जैसे लगता है कि कोई लिबरेटेड जोन हो किसी विद्रोहियों की। क्यों इस तरह का माहौल जेएनयू के खिलाफ बना है, खासकर हिंदी मीडिया में? देखिए, एक तो आपको ये कहना कि मीडिया में भ्रांति जो बनी हुई है ये मीडिया से ही जनरेटेड है, ये गलत है। क्योंकि मीडिया का इटसेल्फ आप देखिए कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। आज जो ओनर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ चलना किसी मीडिया के लिए बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर मीडिया का जो ओपिनियन हो रहा है उसकी सजेशन पॉलिटिकल क्लास से आ रहा है। ओनर को उनसे अपना काम होता है। जर्नलिस्ट सीनियर पोजीशन में वैसे लगते हैं जो सरकार को ठीक लगते हैं या ओनर को ठीक लगते हैं, बात एक हो जाती है। तो ओपिनियन वहाँ से बनता है। ये सरकार को क्रिटिसिज्म और डिसेंट से बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत देर से ये प्रॉब्लम चल रहा है। ये इशू नेशनल बन गया था, तब भी लेबल लगे थे। हैदराबाद में इशू उठा है, फिर वो लेबल लगे हैं। तो इसके बाद ऐसा माहौल बन गया था कि जेएनयू जैसी जगह हैं, ये ही सोर्स हैं, चाहे अभी चाहे आगे चल के, जहां से सरकार के अगेंस्ट डिसेंट या क्रिटिसिज्म शुरू होता है। अगर हम यहां पे कंट्रोल कर लें तो बाकी सारी चीजें संभाली जाएंगी। और मीडिया ने वो ही रोल अदा किया है। ये मीडिया जो मीडिया नहीं रह गई है बट एक सरकार की एक्सटेंशन बन गई है। दिक्कत हमें वहां से आ रही है। और इसका मतलब साफ है, मेरा मतलब कि जब आप अपनी व्यूज सामने ले आएंगे, फैक्ट्स की कंसिडरेशन नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी व्यूज ना रखिए, पर व्यूज को सपोर्ट करने के लिए कम से कम फैक्ट्स को एग्जामिन करिए। आप सरकार का काम करने के लिए डॉक्टर्ड वीडियोस चलाएंगे, फर्जी नारे दिखाएंगे। हरतोष, हम ये समझना चाहते हैं कि पुरुषोत्तम ने अभी भस्मासुर की कथा बताई, हमारे मिथकों में बहुत प्रचलित है। या तो क्या हमारे यहाँ के जो योजनाकार हैं, जो मीडिया के योजनाकार हों या बाहर के योजनाकार हों, सत्ता संरचना से जुड़े, विपक्ष से जुड़े तमाम लोगों की बात मैं कर रहा हूं, मैं किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, नोबेल प्राइज विनर्स बहुत सारे, वो ये कह रहे हैं कि भारत में जेएनयू के खिलाफ जिस तरह का दुष्प्रचार अभियान चल रहा है उसे फौरन बंद कीजिए, सेफ जेएनयू। तो क्या इसका एहसास हमारे मीडिया को नहीं है, जो भारत में व्यवस्था का, लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है? आखिर क्यों नहीं मीडिया में इस तरह की बेचैनी है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सवाल उठा रहे हैं, ऐसा लगता है कि 7-8 लड़कों ने अगर किया भी, हम नहीं जानते, अभी तक उसका कोई जांच नहीं पूरी हुई है, तो पूरे जेएनयू को बर्बाद कर दें, पूरे जेएनयू के छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष को देशद्रोही बनाकर जेल में डाल दें और उसमें मीडिया सहयोग करे, मीडिया की रिपोर्टिंग से उसको पुष्ट किया जाए? देखिए, ये मीडिया नहीं, प्रोपेगेंडा है और इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जहां तक बात इतनी है, औरन पाहमुक वो तो नेशन के बाहर है, तो वो तो एंटी नेशनल बात करेगा ही करेगा। आई मीन लिटरली लेवल हमारा यहाँ तक आ गया है कि एक नोबेल प्राइज विनर नोआम चॉम्स्की, वो तो देखिए लेफ्ट से जुड़ा हुआ है, खिलाफ भी बोलता है, वो तो हमेशा खिलाफ बोलता है। तो ये बात ये वहम पैदा हो गया है कि पूरी की पूरी नक्सल मूवमेंट कोई जेएनयू से शुरू हुई है, कोई लेफ्ट फोर्सेस जो बीजेपी सरकार को गिरा देंगे सारे के सारे, वो सब जेएनयू में बैठे हुए हैं। एक कैंपस है जहां पे वो कम से कम 2 बारी जाके चाय पी लें तो कम से कम समझ जाएंगे इसका इथॉस क्या है, यहाँ पे बहस कैसे चलती है, क्या हो रहा है। और इस कैंपस से किसी को कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो इस कैंपस के बारे जो बाहर बैठे हुए सरकार में सोच रहे हैं या एबीपी में सोच रहे हैं या उनसे जुड़े हुए लोग मीडिया में सोच रहे हैं, खतरा वहां से है। जगदीश जी, जो बाहर के भी लोग अब कहने लगे हैं, जो मीडिया से बाहर के हैं, कि जब मीडिया पर कुछ पड़ती है
जब मीडिया पर कोई आफत आती है तब मीडिया हाय तौबा मचाता है और कहता है कि डेमोक्रेसी का तकाजा है। अभी मीडिया के बहुत सारे जो नए यंग जनरेशन के पत्रकार हैं, कैमरा पर्सन हैं, जब पटियाला हाउस कोर्ट में वो कवर कर रहे थे, उन पर लाठियाँ, आई मीन कुछ किसको पीटा गया, किसी को किसी चीज़ से कुछ पीटा गया, वी डोंट नो, लेकिन इंजरी आई है, ये बात सही है। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए। बहुत बड़ा जुलूस पत्रकारों का निकला दिल्ली में, अभूतपूर्व था, लोग कहते हैं वर्षों बाद ऐसा निकला। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब हम फिर कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी एक सत्ता की बात नहीं है, जब जनरल हमारे समाज में, जनरली हमारे समाज में उत्पीड़ित लोगों का, दलित लोगों का जब होता है इस तरह का अत्याचार उन पर होता है, चाहे वो झारखंड में होता हो, आंध्र में होता हो, तेलंगाना में होता हो, तो मीडिया डेमोक्रेटिक जो उसके जो अपने कमिटमेंट्स हैं डेमोक्रेसी को लेकर, वो कहीं गायब रहते हैं। देखिए मीडिया जो जेएनयू के प्रसंग में भी मीडिया का वही, हाँ निश्चित रूप से महानगरों पर जो केंद्रित मीडिया है, मेरा मानना है कि जो इंग्लिश मीडिया है वो इंडिया का मीडिया है और जो हिंदी या भाषाई मीडिया है वो भारत का मीडिया है। आपको भारत वहाँ मिलता है जो भाषाई समाचार पत्र हैं उनमें, इंग्लिश के अखबारों में वो बहुत कम मिलता है। इंग्लिश के अखबारों में उस इंडिया की खबरें मिलती है जिसका प्रतिशत बहुत कम है। दिक्कत क्या है कि मीडिया में ये कोई नया चलन नहीं है। आप कहें कि ये अचानक कहीं से आ गया और जेएनयू के कारण आ गया, ऐसा नहीं है। और मीडिया में अगर खेमेबंदी है, मैं तो उस सब्जेक्टिविटी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, बशर्ते उसमें ईमानदारी हो। मेरा मानना है कि सब्जेक्टिविटी बुरी बात नहीं है, एक स्टैंड लेकर रिपोर्टिंग करना बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें सच्चाई होनी चाहिए। अभी दिक्कत ये हो रही है जो इस प्रसंग में क्या आपको लगता है कि दिखी है? में जो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे वो नहीं लगती है। इसमें बहुत अपनी जो एक सीमा है, मीडिया की एक लक्ष्मण रेखा है जी, जो सच्चाई को न लांघने की, उस सच्चाई की जो लक्ष्मण रेखा उसको न लांघने की, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रतिद्वंद्विता में उसको लांघा है। जी। और निश्चित रूप से इसमें ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसे ही लांघ दिया। भाई अल्टीमेटली आपको दर्शक चाहिए, दर्शक आपके चैनल को पसंद कर रहा है तो आप दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अगर आपको दर्शक देख नहीं रहे तो आप कुछ भी दिखा लें, आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है पंकज की एक ही ग्रुप, हम सीधे बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की, इस देश का सबसे बड़ा अखबारी समूह, उसका जो प्रिंट मीडिया उसमें जो है, खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया, इवन भारत टाइम्स हिंदी में, वो अगर जेएनयू के कवरेज को देखा जाए तो कुल मिलाकर बैलेंस था। ठीक है, थोड़े बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे पॉजिटिव, लेकिन एक संतुलन उसमें दिखाई देता है। लेकिन आप टाइम्स नाउ को देख लीजिए, वो उफान, उत्तेजना, देखिए जिस मैन्युफैक्चरिंग पूरा हो रहा है न्यूज़ रूम में। ग्रुप की और एक और बात इसके साथ मैं जोड़ता हूं, हिंदी का चूंकि नाम लिया इन्होंने कि भाषाई मीडिया ज़्यादा देश के करीब है और अंग्रेजी मीडिया ज़्यादा इंडिया के करीब है। लेकिन हम अगर देखते हैं, हमारे पास एक हिंदी के सबसे बड़े अखबार का लीड खबर है, वो इस बात पर चिंता जाहिर करता है कि राष्ट्रद्रोह का जो मसला जेएनयू का है उसको पीछे छोड़ दिया गया है और हंगामा आगे हो गया है। खासकर पटियाला हाउस कोर्ट के बाद की रिपोर्टिंग है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी बिल्कुल, खतरा यही है। पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। जिस अपने संस्थान की बात की है उसके मालिक बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि दे आर नॉट इन न्यूज़ बिजनेस, दे आर इन एडवर्टीजमेंट बिजनेस। तो जो न्यूज़ चैनल है वो वहां पर उसे चैंपियन बनना है। वो एक ऐसा चैनल है टाइम्स नाउ जिसके पर्दे पर हमेशा आग निकलती रहती है। मतलब ये पहली बार है कि पत्रकारिता में आग से और आग भड़काने या भड़कते रहने से इतना हम प्रेम देख रहे हैं। और ये संयोग नहीं है, क्योंकि उन्माद और उत्तेजना का सतत व्यापार हर मिनट का लेखा जोखा होता है और इसलिए एक होड़ लग जाती है कि कौन किससे ज्यादा तेजी से उत्तेजना अगर बिक रही है तो बेचा जाए। और इसीलिए हिंदी चैनल का एक बड़ा एंकर, एक संपादक कहता है कन्हैया कुमार से स्टूडियो में कि अभी कहो भारत माता की जय। और यही नहीं, और एक दूसरा चैनल, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नाम ले सकता हूं, बहरहाल एक चैनल का मैं नाम नहीं ले सकता जहां मैंने काम किया, वो उसका एडिटर कहता है कि बोलो वंदे मातरम अगर राष्ट्रभक्त हो। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई वंदे मातरम ना कहे तो राष्ट्रद्रोही है। भारत माता की जय राष्ट्रवाद की या देश प्रेम की कसौटी नहीं हो सकती। हो सकता है मैं भारत को पिता की तरह देखता हूं, फादरलैंड की भी अवधारणा है। आप कैसे कह सकते हैं? देश का मतलब ये चंद नारे जो आज बलात्कार करते हैं, दंगे में गर्भ फाड़ते हैं, वो भी भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। जिन लोगों ने यहां पर डंडा झंडा लेकर अदालतों में कल बवाल किया परसों, वो भी भारत माता की जय लगा रहे थे। तो आप भारत माता की जय एक कसौटी बन गई। और संयोग से मैं आखिरी बात ये कह दूं, ये संयोग नहीं है, ये डिजाइन है और एक खास राजनीतिक इसका दृष्टि है। और ये लक्ष्मण रेखा लांघने का मसला नहीं है, ये तथ्यों को मैन्युफैक्चर करने, झूठ को मैन्युफैक्चर करने का मामला है। इसलिए ये अपराध है और इस पर कार्रवाई सबको करनी चाहिए, खासतौर पर जो संपादकों की संस्था है उन्हें। पुरुषोत्तम, बहुत हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल हम समापन की तरफ हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि मीडिया को फिर कौन हार्म पहुंचा रहा है।
बाहर की शक्तियां या मीडिया के अंदर की शक्तियां? और अगर आप एक समाजशास्त्री के रूप में, एक विश्लेषक के रूप में भारतीय मीडिया का क्या भविष्य देखते हैं, खासकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला प्रकरण के बाद के कवरेज के कॉन्टेक्स्ट देखिए, में? हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला का मामला हो या जेएनयू का मामला हो, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये सारे समाज में जिस तरह की हिंसा का वातावरण, बुद्धिजीवियों के प्रति एक घृणा का वातावरण, बुद्धिजीवियों का डेमोनाइजेशन, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का योगदान और प्रिंट मीडिया का भी किसी हद तक, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का योगदान, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सवाल मीडिया की एथिक्स का है, और अब मीडिया की एथिक्स को केवल एक अमूर्तन तक छोड़ने का समय चला गया है। क्योंकि मुझे मीडिया के नुकसान की उतनी चिंता नहीं है, मैं आपसे स्पष्ट कहूं, या मीडिया के मित्र बैठे हैं, मुझे देश के नुकसान की चिंता है। क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं, जो चैनल अपने स्क्रीन पर आग लगती दिखाते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि वो शायद जानबूझकर या अनजाने में देश में आग लगा रहे हैं। देश और समाज को तोड़ने का काम इस समय मीडिया कर रहा है। एक अभी बीच में बात आई राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह की जी। इन ज्ञानियों को ये मालूम है कि सेडिशन का शाब्दिक अर्थ राजद्रोह होता है। इन ज्ञानियों को ये मालूम है कि कानून की भाषा में एंटी नेशनल जैसा कोई ऑफेंस नहीं है, जो ऑफेंस है वो सेडिशन है, और उसकी व्याख्या बहुत व्यापक हो सकती है और बहुत सोच समझ के भी की जा सकती है। सेडिशन की एक व्याख्या ये है कि मौजूदा कानूनी तौर से चुनी गई सरकार का हर विरोध सेडिशन है। इन सब बातों को बहुत धीरज के साथ रखना चाहिए। मीडिया की भूमिका मानी जाती है समाज में विवेक रखने की। मीडिया समाज में उन्माद पैदा कर रहा है, ये बहुत भयानक स्थिति है। हरतोष, बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक दो लाइन में अगर आप कह सकें, पुरुषोत्तम को चिंता नहीं है, उनको देश की चिंता है, सही है, लेकिन हमें मीडिया की मीडिया की भी चिंता है। हमें मीडिया देश में मीडिया शामिल है, और हम जो यहाँ बैठे हैं मीडिया कर्मी, अगर मीडिया कर्मी के रूप में इस चिंता को आप देख रहे हैं तो क्या हो सकता है? एडिटर्स गिल्ड हमारे पास है, हमारे पास और रेगुलेटर के रूप में संस्थाएं हैं, या रेगुलेटर उस रूप में नहीं लेकिन एक सलाह देने वाली संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशंस हैं। आखिर हम क्या करें, कैसे अपने को सुधारें? देखिए, ये इंटरनल रेगुलेशन एक्सटर्नल रेगुलेशन की कहानी बहुत लंबी है, बहुत जल्दी कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहला सुधार होना पड़ेगा तो हमें ओनरशिप स्ट्रक्चर्स और किस तरह का ओनरशिप मीडिया का है, कौन मीडिया ओन कर सकता है, कौन मीडिया चलाता है, उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सबसे पहले उस पर फोकस रखेंगे, वहीं से बात सीधी हो सकती है, और कोई तरीका नहीं। आई थिंक हरतोष की इसी टिप्पणी के साथ मैं आज के कार्यक्रम का समापन करूंगा, और अंत में ज़रूर ये कहूँगा कि दुनिया में नियोम चॉम्स्की हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के असंख्य विद्वान जो जेएनयू को बचाने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन भारत में भी अगर आप देखिए तो लाखों बौद्धिक यही बात बोल रहे हैं, जो समझदार लोग हैं। सीमाओं के बावजूद हमारे मीडिया में इसकी अनगूंज सुनी जा सकती है, जो सोशल मीडिया पर शायद ज़्यादा लाउड है, लेकिन हिंदी के ज़्यादातर चैनल और अखबार उल्टी दिशा में क्यों चल रहे हैं? अंग्रेजी का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। वे भूख, बीमारी, शिक्षा, सेहत और वास्तविक प्रगति के सवालों को तो शायद ही कभी प्रमुखता से उठाते हों, पर सनसनी, कट्टरता भरे राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक विभाजन पर वे लट्टू होते दिखते हैं। कुछ सियासी खेमों की तरह मीडिया का एक हिस्सा भी असहमति को देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह करार दे रहा है। कैसी विडंबना है! लोकतंत्र की जिस टाल पर वे बैठे हैं उसी को काटते नजर आ रहे हैं। इसी विडंबना पर चिंता जताते और असहमति के अधिकार, जो लोकतंत्र का एक बड़ा पहलू है, उसके पक्ष में उभरती नई चेतना के अभिनंदन के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।